Hi, this is Syed Farooq Hussain and I teach students of ONA level physics, GCSE and IGCSE. Welcome to my YouTube channel. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में मास आता नहीं। हाँ बल्कि वो पूछ आती है मैं तो मास कहाँ से मैं लेकर आऊँ सॉरी ये ना सर दोनों कर रहे हैं। नवंबर 2024 बहुत मार काटते हैं पेपर 4 वेरिएंट 2। ये मेरी पूरे पेपर में एक मार करते हैं ना सिग्निफिकेंट वो जब जगह फट जाएगा आपके काट ना बाद में चलो मैं उसको बोल दूंगा, नहीं कटेंगे। जो आपको इशू आ करे वो पेपर के बाद आप डिस्कस कर लिया करो, वो हम नेक्स्ट वाले में आपके फिर मसला। लेकिन हर हफ्ते आपका मॉक होता रहेगा, इस फ्राइडे भी आपका मॉक है, ठीक है जी। नेक्स्ट मुझे बताएं कि इसमें लिखा हुआ है रोटेटिंग क्लॉकवाइज, रेडियस दिया हुआ है 0.85 और एंगुलर स्पीड दी हुई है 140 रेडियंस पर सेकंड। फॉर पॉइंट एक्स डिटरमिन द स्पीड, फॉर्मूला बताएं। आर ओमेगा, आर कितना है और ओमेगा की वैल्यू 140, तो आंसर आ रहा है 120 मीटर्स पर सेकंड। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है v स्क्वायर अपॉन r, सही है। वन ट्वेंटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.85, so 1.7 एक्सपोनेंट 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ रही है। There is a uniform magnetic field 0.18 Tesla into the plane of the page. State Lenz's law of electromagnetic induction. हसन आप सुनाए Faraday's law, बल्कि आप तलाल आप सुनाने बैठे। is directly proportional to rate of change in voltage. Lenz's law. Induced EMF will oppose the change that is producing it. और Faraday's तलाल ने सही बताया। Show that the time taken for point X to complete one revolution is 45 millisecond. Magnetic flux density दी हुई है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला 2 पाई r डिवाइडेड बाय स्पीड, कितना आ रहा है 45 मिली सेकेंड आ रहा है या नहीं। के साथ कर सकते हैं उससे भी कर सकते हैं, t होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, उससे भी आपका आंसर 45 मिली सेकेंड आएगा। तो दोनों मेथड्स आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ तक हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताएं। B इंटू ए, B कितना गिवन है, B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कहते हैं। जीरो पॉइंट और एरिया की जगह के पाई आर स्क्वायर,
0.18 मल्टीप्लाइड बाय पाई, और कितना गिवन था 0.85 का स्क्वायर, और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। तो 0.41 वेबर, वेबर का सिंबल याद है? WB। वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की तुमने इक्वेशन सुनाना शुरू कर दी थी मैसन। Determine the magnitude of electromotive force induced across spoke AX. So EMF का फॉर्मूला बताएं। डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई कितना है और टाइम टेकन 45 मिली सेकेंड था। कितना EMF आ रहा है? 9.1 वोल्ट आ रहा है। B magnetic flux density है, given है। N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है, यहाँ पर एक ही टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है बहुत ज्यादा, एक ही टर्न। Use Lenz's law to explain whether the potential is higher at end A or end X of the spoke. इसमें हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल यूज करें। और पीछे हमने एक चीज पढ़ी है, रोटेटिंग क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? अकॉर्डिंग टू लेंज़'s लॉ हमने एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। अब आपके पास लेफ्ट हैंड रूल अगर हम लगाते हैं, फोर्स की डायरेक्शन आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है या नहीं पता? लेफ्ट हैंड रूल यूज करें और बताएं कि किस डायरेक्शन होकर। तीन चीजें बताएं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई थी हमने, इनटू द पेज। मैग्नेटिक फील्ड हो गए इनटू द पेज, और फोर्स आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट x टू a होनी चाहिए या a टू x होनी चाहिए? आप रोटेट कहां कर रहे हैं? क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू लेंज़'s लॉ। क्या था लेंज़'s लॉ? हम रोटेट कहां कर रहे हैं इसको? क्लॉकवाइज, और इंड्यूस्ड ईएमएफ ओपोज करेगा, तो उसके लिए फोर्स की डायरेक्शन को किस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा? फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब आपके पास अगर हम अप्लाई करते हैं इस पर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, फोर्स की डायरेक्शन आपके पास है ऊपर। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहां आ रही है? x टू a या a टू x? डायरेक्शन रोटेशन की है ऐसे, फोर्स की डायरेक्शन कहां लो? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड वाली जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, वो तो होगी इनटू द पेज। फोर्स के लिए आपने थंब को रखना है ऊपर। अब बताएं करंट का जो आपके पास फिंगर है वो किस तरफ आ रही है?
तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल करंट इज फ्रॉम A to X, और जिस तरफ से करंट फ्लो कर रहा होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। हेंस X इज एट हायर पोटेंशियल। करंट की जो डायरेक्शन यहां पर आ रही है ये कन्वेंशनल करंट, यहां पर करंट की जगह ना कन्वेंशनल करंट लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए। कन्वेंशनल करंट है फ्रॉम ए टू एक्स। अब कन्वेंशनल करंट ए टू एक्स है तो बेटा ए क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और एक्स नेगेटिव है। ए टू एक्स में करंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक्स इज एट हायर पोटेंशियल क्योंकि करंट एक्चुअली फ्लो कर रहा है फ्रॉम एक्स टू ए, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं। कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम x to a, which means x is at higher potential. रिसेंट ईयर्स में जो इन्होंने जो है ना वो सिलेबस अपडेट में ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशंस को चेंज किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सर, ठीक है। सो गलत ये भी नहीं है, ये हम पढ़ते आए हैं पहले पुराने सिलेबस में, पुरानी बुक्स में। नहीं में लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, व्हिच इज नॉट ग्रेविटेशनल फील्ड, व्हिच इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब इसमें मैं खुद भी आपको बोलूंगा कि क्या कर सकते हैं। मैंने दोनों मिलाकर एक नई बना दी, ठीक है। मैंने बताया रीजन अराउंड अ मास वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लिख सकते हैं, रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स per unit positive charge can be experienced, which is I think in greater sense. तो नोट्स कहाँ पढ़ लियो, घर पे? नहीं ना, लेकिन देखो एक बात समझो, वो चीज उसमें है नहीं ना। वो नोट्स का मतलब क्या है, which is actually from the book, from the theory। नहीं एक्सेप्ट वो भी होगी, आप चैलेंज कोई नहीं कर सकता ना, आपने बुक की लिखी हुई नोट्स लिखे हुए हैं। मेरा पॉइंट ये है कि आप ये लिखें वो लिखें या तीसरे में से तीनों में से कोई भी लिखें, मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होने चाहिए, तीनों में से गलत कोई नहीं। जहां पर आपको जो हाँ नहीं करना चाहिए, और होगा भी तो बेटा अब इतना बड़ा मसला नहीं है, 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए क्या करो। वैसे नहीं होना चाहिए, अगर अगर गलत, क्योंकि गलत फिजिक्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए अगर आपसे बोले, जो मैंने नोट्स में लिखवाई है वो क्या है, रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ मास वेयर एनी अदर मास में एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये सही डेफिनेशन है, कोई गलत नहीं। यहाँ पर भी लिख देंगे तो मार्क्स डिडक्ट नहीं। हाँ ये जरूर है कि बिलाल पेपर चेक करेगा तो गलत कर देगा। ठीक है। यार पता है आपका बदनाम से ले रहा हूँ, टीम तो फटे होंगे। नहीं मैं मेरे कार्ड तो सबके कार्ड नेक्स्ट वाला पार्ट फिर इसमें जी क्या वैल्यू थी? है। 8.26
हो गया। x की वैल्यू दी हुई थी 1.47 एक्सपोनेंट 11। डिटरमिन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोब, फॉर्मूला बताएं। माइनस GMM अपॉन x। उन्होंने क्योंकि x की टर्म्स में पीछे सेपरेशन दी हुई थी, तो मर्जी आप r लिखें या x लिखें। माइनस का साइन तब हटता है जब चेंज का क्वेश्चन आता है, मैं नहीं हटेगा। नहीं पड़ेगा आंसर में, आप माइनस के साथ ही लिखेंगे। मार्किंग स्कीम में भी ये वाला माइनस ब्रैकेट में नहीं होगा। अगर ब्रैकेट में माइनस होता है तो इसका मतलब है लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस आंसर का पार्ट है, इसमें लिखना जरूरी है। Show that for any particular value of x, the numerical values of g and f are related by this equation. इसमें L luminosity है और G gravitational constant है। F का फॉर्मूला याद है आपको, 4 पाई अपॉन d स्क्वायर था, मैंने इसको 4 पाई अपॉन x स्क्वायर लिखा है क्योंकि सेपरेशन इन्होंने x से लिखी है। G होता है GM अपॉन r स्क्वायर, हमने x स्क्वायर लिखा है। x स्क्वायर को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हो जाएगा L अपॉन 4 पाई f, और आप नेक्स्ट पार्ट में देखें, डिटरमिन अ वैल्यू फॉर ल्यूमिनोसिटी ऑफ द सन। आप देखें कि इस इक्वेशन में अगर हम L को सब्जेक्ट बनाते हैं तो बन जाती है 4 पाई GMF अपॉन कैपिटल स्मॉल g, और ग्राफ में से आपको G और F की वैल्यूज मिल जाएंगी कोई भी अगर आप कोऑर्डिनेट उठाते हैं तो L को सब्जेक्ट बनाए 4 पाई GMF अपॉन G। ग्राफ में से कौन सा कोऑर्डिनेट लेना चाह रहे हैं? हम राइज अपॉन रन लें, क्योंकि या वैल्यू लेने की बात है क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो आपको वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैंने वैल्यू क्या ली है, G की वैल्यू ली है 4.4, मैंने ब्लू डॉट लगाया हुआ है, देखें ग्राफ में कोऑर्डिनेट, वहां पर G की वैल्यू कितनी है 4.4 एक्सपोनेंट -3 है, ठीक है, और F की वैल्यू वहां पर है 1 एक्सपोनेंट 3। बाकी M कांस्टेंट था, गिवन है 1.99 एक्सपोनेंट 30 क्वेश्चन में। G की वैल्यू कांस्टेंट है, डेटा में से उठाएंगे, और 4 पाई इस नंबर। ल्यूमिनोसिटी का क्या यूनिट होता है? ल्यूमिनोसिटी कहते हैं टोटल पावर को, यूनिट होता है वॉट, ठीक है। ल्यूमिनोसिटी है एस्ट्रोनॉमी के चैप्टर में, एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी।
3.85 आया 90 कर देंगे 3.90 कर देंगे बाकी लोग चेक करें इसका आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है। डिनोमिनेटर मेरे पास आया था वाट था 4.32 एक्सपोनेंट माइनस 6 तो एक्सपोनेंट माइनस 12 माइनस 26 मेरा भी यही आया Three point seven nine. 3.79 आ रहा है, इसको राउंड ऑफ करके हमने 3.8 किया। 3.79 एक्सपोनेंट 26 एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होगा, फिर शार्प पॉइंट होना चाहिए, वरना गलत आंसर है। वन शार्प पॉइंट, शार्प मतलब कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट उसके वर्टेक्स में से पास करते हुए जाना। अगर जरा सा भी फर्क होगा तो आपका आंसर गलत है। तो 1 पर ना ये शार्प कोऑर्डिनेट है 1,4.4। यहां तक हो गया। Use your answer in C part 2 to determine the radius of the sun. So L था 4 pi sigma r square t की पावर 4। सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें। टेम्परेचर कितना गिवन था 5780 और सिग्मा की वैल्यू आपको डेटा में गिवन होगी, देख लें स्टीफन बोल्ट्जमैन स्टीफन कांस्टेंट देखें। ये स्टीफन्स लॉ है। अच्छा, जो आपका आंसर आएगा ना वो आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 8.427 एक्सपोनेंट 24, यही आ रही है। ये आर स्क्वायर है, रूट करें फिर आर स्क्वायर आपने गलत निकाला। सर 40 है आर स्क्वायर कितना आ रहा है 4.77 एक्सपोनेंट और इसका रूट किया है हमने तो फिर 6.9 एक्सपोनेंट 8 आए। सही है। अब्दुल्ला आपको समझ आया बेटा? बेटा ये एस्ट्रोनॉमी है, स्टीफन्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वो रिवाइज करेंगे आपको तो समझ आ जाएगा। एक्चुअली इन्होंने ग्रेविटेशन को एस्ट्रोनॉमी से मिक्स कर दिया इसमें, इसी ईयर में। कर लिया यहाँ तक? इसका फिर होना पॉसिबिलिटी है हम्म, इस चीज का फिर से होना पॉसिबिलिटी है। किस चीज का तो मिक्स? तो वो करेंगे, जो पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा सा अभी, अगर हम रिसेंट देख रहे हैं पेपर्स तो उसमें वो मिक्स तो कर रहे हैं, और वो हर साल थोड़ा बहुत एक दूसरे टॉपिक्स को, ऐसे आपने क्वेश्चंस में देखा है एसएचएम को मैग्नेटिज्म से मिक्स करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है एक टॉपिक दूसरे से, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, लेकिन किस में होगा ये भी नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट किसे कहते हैं?
without change in temperature. A dish containing 7.2 exponent minus 5 meter cube of a substance rests on a laboratory bench. The substance is initially a liquid of density 710 kilogram per meter cube. Atmospheric pressure is 1 exponent 5 pascals. The liquid is heated at its boiling point so that it completely vaporizes. The increase in internal energy of the substance during this process is 17.6 kilojoules. The final volume of the vapor is 0.017 meter cube. Show that the magnitude of the work done on the substance when it vaporizes is 1.7 kilojoules. तो बेटा work done का formula याद है? Pressure into change in volume. कितना pressure दिया हुआ है? 1 exponent 5 और change in volume देखें, पहले volume कितना था और बाद में कितना है, उनका difference ले लें, आपका आंसर 1700 जूल आना चाहिए. फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है 0.017 और इनिशियल था 7.2 एक्सपोनेंट माइनस 5. इन दोनों का आप डिफरेंस लें. हो गया. Use the information in B to calculate the thermal energy in kilojoules supplied to the substance to cause it to vaporize. डेल्टा U होता है डेल्टा Q प्लस डेल्टा W. डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी उन्होंने बताई हुई है 17.6 किलो जूल्स है. हमें आंसर किलो जूल्स में ही चाहिए, इसीलिए हम उसको चेंज नहीं कर रहे. डेल्टा Q प्लस माइनस डेल्टा W. देखिए माइनस क्यों किया मैंने, ये जो 1700 है ये वॉल्यूम बढ़ा है या वॉल्यूम कम हुआ है? वॉल्यूम बढ़ा है. पहले वो लिक्विड था, फिर वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ. सही है. तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं है. सिस्टम एक्सपेंड हुआ है, तो वर्क डन को हम पॉजिटिव ट्रीट नहीं करेंगे, नेगेटिव ट्रीट करेंगे. ठीक है. तो डेल्टा क्यू निकालने के लिए 19.3 हो जाएगा, माइनस 1.7 उधर जाके ऐड हो जाए तो, सो 19.3 किलो जूल्स इज द आंसर. हो गया. नेक्स्ट पर लिख दिए वो रीजनिंग भी, अगर आप चाहें तो आप लिख लें, इसका मार्क नहीं दिया मैंने. Use your answer in B part 2 to determine a value for the specific latent heat of vaporization. फॉर्मूला याद है? Q होता है ml, तो L हो जाएगा Q अपॉन M. Q कितना निकाला है हमने? 19.3 किलो में ही रहने देंगे क्योंकि उसी में आंसर चाहिए. मास कितना था? मास गिवन है. डेंसिटी दी हुई है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है. पहले वाला लिक्विड का ही डेंसिटी और लिक्विड का ही वॉल्यूम यूज होगा तो उससे उसका मास आ जाएगा. तो
मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 710 मल्टीप्लाइड बाय 7.2 एक्सपोनेंट -5 से इसका मास आ रहा है 0.05। एलवी वाले में या किसमें? इसमें हाँ, वो कैसा देखें, डेंसिटी किसकी दी है, गैस की दी है या लिक्विड की दी है? तो लिक्विड वाला ही वॉल्यूम यूज होगा। और यहां पर ये वाला जो वॉल्यूम है ये किसका है? ये गैस का है, वेपर्स का है। तो क्या डेंसिटी गिवन है हमें? नहीं गिवन। ठीक है, तो जिस स्टेट की डेंसिटी गिवन है उसी स्टेट का वॉल्यूम यूज होगा। वॉल्यूम 2 गिवन है, हमने लिक्विड वाला वॉल्यूम यूज करना है क्योंकि डेंसिटी हमें लिक्विड स्टेट की गिवन थी। हो गया यहाँ तक? 380 आंसर आ रहा है, किलो जूल्स पर किलोग्राम। 378 जिसको हम 380 लिखेंगे, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, the substance in B has a specific latent heat of fusion LF. Suggests an explanation whether LF is likely to be less than, same or greater than answer. ये वेपराइजेशन है ना, LF बड़ा होता है LV बड़ा होता है? LV बड़ा होता है, नोट्स में लिखा था ना हमने। LV क्यों बड़ा होता है? ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए होती है? फ्यूजन के वक्त हम स्टेट चेंज करते हैं सॉलिड टू लिक्विड, जिसमें हम बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं बहुत स्लाइटली, सेपरेशन इंक्रीज करते हैं बहुत स्लाइटली, तो हम वर्क डन भी कम करते हैं, एनर्जी कम चाहिए होती है। लेकिन जब हम वेपराइज करते हैं तो हमें बॉन्ड्स ब्रेक करने होते हैं टिल 0, सेपरेशन बढ़ानी होती है टिल इनफिनिटी, वर्क करना होता है ड्यूरिंग वेपराइजेशन। इसलिए LV की वैल्यू ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू LF। हर सब्सटेंस में उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ज्यादा होगी। एक क्वेश्चन और करेंगे। यहां तक हो गया? स्टेट 3 ऑफ द बेसिक assumptions ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चार थी, तीन बतानी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती, आइडेंटिकल और the molecules of gas random direction with very high velocity। ठीक है, और ये जो पार्ट बी है ये O लेवल्स में पढ़ के आए हैं आप लोग, याद आ रहा है कुछ? कि गैस के मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर में जिस पर वो है उस पर प्रेशर एक्सर्ट कैसे करते हैं, चेंज इन मोमेंटम की वजह से लगती है, force exerted per unit area causes pressure।
Done. R/N होता है ना कि दो ग्राफ्स गिवन है आपको, उसके बाद में बोला है स्टेट थ्री कंक्लूजंस अबाउट द गैसेस एंड देयर सैंपल्स दैट मे बी ड्रॉन फ्रॉम फिगर 4.1 एंड 4.2, qualitative or quantitative, use the space below for any working that you need. So अगर हम देखें तो PV टू T, क्या ये प्रूव हो रहा है? दोनों जो आपके पास गैसेस हैं, तो बोथ गैसेस बिहेव एज आइडियल गैसेस, क्योंकि दोनों में PV का जो T के साथ रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन. गैस X के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, C स्क्वायर होता है 3kT अपॉन m, तो m हो जाएगा 3kT अपॉन C स्क्वायर, वैल्यू आ रही है 3.3 एक्सपोनेंट माइनस 27. ठीक है, so mass of a molecule of gas X is 3.3 exponent minus 27 kg. ये उन्होंने कहा है कि आप चाहे क्वालिटेटिव एनालिसिस करें या क्वांटिटेटिव, तो वैल्यूज जो गिवन है उसके हिसाब से हमने गैस X के एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लिया. ठीक है, PV is equal to NKT अगर मैं लगाता हूं तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मिल जाएंगे. कितने आ रहे हैं गैस X के? ये सेम काम आप गैस Y के लिए भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है. तीन बातें बतानी थी इस ग्राफ में से जो भी हमें पता चल सकती हो, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो. तो पहला वाला जो एनालिसिस है वो हमारा है क्वालिटेटिव, इसमें हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की. और दूसरे और तीसरे में दोनों में हमने कैलकुलेशंस की हैं, उससे हमने मास X का बता दिया. अगर आप ये भी कर सकते हैं गैस Y का बता दें, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस Y निकालने भले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका मान मिल जाएगा. हम एक मास लिख दें और दूसरा मास का उससे हाँ, कोई मैंने बताया ना, कोई भी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं दोनों ग्राफ्स में से. पॉइंट के लिए दे लियो 3.c से ऐसे और मार्क निकालने में विराट से ज्यादा विषय हो गया, इसका मतलब स्टार्ट ले आएगा नहीं यार ये मेरा गलत हो रहा है. तो दूसरे अगले साल दूसरों के मार्क्स काट ले रहे वैसे भाई 3 साल हमारा यार बहुत फॉरवर्ड 3 साल का डिफरेंस फीस थे. क्वेश्चन पढ़े. फिगर 5.1 shows a pendulum consisting. बेटा हमारे पास टाइम कम है, हमने 6 सवाल करने हैं आज की क्लास में. जल्दी नवंबर 24 पेपर 4 वेरिएंट 2, पेज नंबर क्या है? नवंबर 2024 पेपर 4 वेरिएंट 2, सबसे आखिरी का पेपर हो. वैसे केस नहीं है सेकंड अटेम्प्ट के लिए नॉट. इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार पेपर देते रहो, बट लेकिन जून से पहले पे, 20 से पहले मई से पहले पे. तुम तक नहीं आनी चाहिए थी.
कुछ बच्चे ये वाला फॉर्मूला आगे अप्लाई कर लेते हैं। इसमें कितना है 30 है ताकि वो तुम्हारी आज अच्छी से इफ्तार का इंतजाम करें। The sphere undergoes small oscillations about its equilibrium position. The oscillations may be considered to be simple harmonic. ठीक है, तो बताएं कि टाइम जीरो पे एम्पलीट्यूड कितना गिवन है? हाँ, कितना एम्पलीट्यूड है? 0.1 ही है, 0.15 हो गया। 0.16 ठीक है। On figure 5.1, draw an arrow from the center of the sphere to represent the direction of the resultant force. Resultant force की डायरेक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होती है। ठीक है अफान बेटा, ये बिल्कुल आखिरी वाला पेपर है बुक का, सही है? November 24, 4/2, पेपर 4 वेरिएंट 2। सही है सर। एम्पलीट्यूड 0.016। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताएं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा 2 पाई अपॉन टी। बताएं टाइम पीरियड कितना है इस ग्राफ में? 0.4। तो ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.4। बताएं क्या आंसर आया? । 15.7 आ रहा है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 16 लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशंस। बेटा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट किसे कहते हैं मिस्टर अब्दुल्ला? एम्पलीट्यूड को कहते हैं। एम है मास, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तमाम वैल्यूज आपको पता है। टोटल एनर्जी बताएं कितनी है आपको? बार बार लिख के करो ना, बार बार 10 दफा लिखो नोट्स, बार बार याद हो जाए। बहुत टाइम है, फजूल लाया करो, कुछ नहीं पढ़ ले होते तो इतना नहीं करते। फिर क्या याद है? क्या आंसर आया? ऐसा तुम्हारा क्या आंसर है? कैलकुलेटर टाइम 4.7 एक्सपोनेंट -3। डन हो गया? काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो उसका वो बनेगा, साइड फेस वाला ग्राफ बनेगा। लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स याद रखेंगे। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना था ग्राफ में? 0.016। वो दोनों साइड्स पे 0.016 होगा, और जो टोटल एनर्जी थी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि जीरो डिस्प्लेसमेंट पर पोटेंशियल जीरो हो जाती है, काइनेटिक मैक्सिमम हो जाती है। तो जो टोटल एनर्जी है वही होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता तो ऐसा है। हैप्पी फेस। टोटल एनर्जी का अगर होता तो यहीं पर स्ट्रेट लाइन आ जाती। यहाँ तक हो गया? स्टेट कूलम्स लॉ सुनाएं। जो जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, वैसे ही फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस
is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the separation between their centers. बेटा पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कहाँ बनेंगी? आउटवर्ड्स बनेगा, ठीक है। तो हर चार्ज से फील्ड लाइंस जो है वो बनाए आउटवर्ड्स एरोस, और हर फील्ड लाइन दूसरी फील्ड लाइन को रिपेल करनी चाहिए, करीब नहीं जानी चाहिए। डन। सबसे आखिरी वाला बेट, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ बना हुआ है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? 2.2 कुछ है। रेडियस बताएं, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होती है उसको हम रेडियस कहते हैं, वो कितना है? 3.2 और यूनिट है सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ सुनाओ, वो इक्वेशन सुनाओ हसन। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई E नॉट R स्क्वायर। इसमें अगर हम Q को सब्जेक्ट बना लें तो E कितना है बेटा? E ग्राफ से देख लें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E कितनी आ रही है? वो है 2.2 एक्सपोनेंट 5 इंटू 4 पाई। E नॉट किसे कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसकी वैल्यू डेटा में गिवन होती है, कितनी होती है वो? 8.85 एक्सपोनेंट -12, और R हम ऊपर निकाल चुके हैं, वो है 3.2, लेकिन सेंटीमीटर में था इसलिए एक्सपोनेंट -2 लगेगा का स्क्वायर। स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज होता है, कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज। बेटा सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन, पहले बताएं ऊपर क्या आंसर आया इसका? 2.5 exponent -8, यही आ रहा है। Suggest an explanation for the fact that the electric field strength inside the sphere is 0। लिखवाया था नोट्स में। स्फेयर में जो चार्ज है वो कंसंट्रेटेड होता है कहां पर? सेंटर में, और क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा होता तो फोर्स 0 होती है। अब E होता है F अपॉन Q, अगर F ही 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी 0 होगी। Inside the sphere the charges are at rest, मूव नहीं कर रहे होते, रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इनसाइड द स्फीयर 0 होगी।
डन, यहां तक का मसला। Define the capacitance of parallel plate capacitor. Charge stored on single plate of capacitor per unit potential difference applied across its plate. सर ये तो सिंगल क्या लिखा है मैंने? सिंगल प्लेट। में ये बोलूं जैसे अगर आप लिखेंगे चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, गलत है। यस, अगर कोई डेफिनेशन आती है सिंगल प्लेट कैपेसिटर की, जैसे सिंगल प्लेट का तो आप लिख सकते हैं चार्ज स्टोर्ड। मैं ये बोलने से पैरेलल कैपेसिटी है, दो प्लेटों के बारे में क्यों नहीं लिखा? लिखा तो है पैरेलल प्लेट। एक प्लेट अकेले कैसे पैरेलल हो सकती है? बोले कि इस वाले डेफिनेशन में जो पैरेलल वाला वर्ड इस्तेमाल भी नहीं किया। तो वो आप कैसे यूज होना चाहिए बताओ? पैरेलल प्लेट का मतलब है दो प्लेट्स। जब दो प्लेट्स हैं तो हमने बात करनी है चार्ज स्टोर्ड ऑन अ सिंगल प्लेट, क्योंकि अगर हम सिर्फ लिखते हैं चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर तो ये हो जाता गलत, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी प्लेट्स हैं? दो। तो वो चार्ज स्टोर नहीं करी क्योंकि ओवरऑल चार्ज जीरो हो रहा है। और ये बात आप लोगों को मैंने नोट्स में पढ़ाते हुए बताई है, लिखवाई भी है, और बताया था कि एक स्पेयर वाला जो केस था उसमें एक ही सोर्स, एक ही चार्ज प्लेट थी, और पैरेलल प्लेट में दो प्लेट्स थी। उस पर पढ़ाते हुए बताया था कि ये चार्ज स्टोर नहीं करता, इसलिए हमने सिंगल प्लेट की बात की। एक प्लेट पर जितना भी चार्ज आया है वो, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो कैपेसिटेंस आ जाएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ओके बेटा, क्यू और बी का ग्राफ कैसा बनेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। कितने मार्क्स दिए उन्होंने इसके? ठीक है, 2 और 2 4। एक ही लिखा। क्यों? बिलाल ने चेक किया तो तुम लोग एक दिया। क्या तक हो गया? मैं लेकिन बिलाल से पूछूंगा जरूर मार्क काटा किस बात पे। बस एग्जाम में ऐसे भी काम है। Determine an expression in terms of Q and V for the work done on capacitor during the charging process. Explain your reasoning. याद है work done का? Work done बराबर होता है एनर्जी की, और एनर्जी होती है यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया बेटा ट्राइंगल बन रहा है ना, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू V इंटू क्यू हो जाएगा। ये जो एक्सप्लेन योर रीजनिंग था इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया इनटू द ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएं। कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है और चार्ज डिवाइड होता है, जिस तरह करंट डिवाइड होता है सर्किट्स में। ठीक है, इनकी कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर Y is 3C. Complete table 7.1 to show expression in terms of Q and V for the final potential difference across and the charges on the two capacitors. Use the space below for any working that you need. So, हमारे पास X और Y के दो कॉलम्स बने हुए हैं और हमें फाइनल पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखने हैं दोनों के, और फाइनल चार्ज लिखना है दोनों। ठीक है, सो अगर हम करते हैं चार्जिंग स्टॉप्स, कब चार्जिंग स्टॉप होगी? जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? या आप ये भी कह सकते हैं when they are connected in parallel they have the same voltage, तो Vx is equal to Vy। जितना वोल्टेज X का होगा उतना ही वोल्टेज Y का होगा। और पैरेलल में आपको पता है कि चार्ज डिवाइड होता है, तो हम लिख सकते हैं QT equals to QX plus QY। Q बराबर किसके होता है बेटा? CV के, तो ये हो गया QT की जगह CV, QX की जगह आ गया QX
प्लस क्यू वाई। QX is CXVX, QY is CYVY, ठीक है। X की कैपेसिटेंस कितनी दी है इन्होंने? C दी है, पीछे बताया है। X की C है और Y की 3C, सही है। तो मैं लिख रहा हूं CV प्लस 3C। ये बात समझ आई आपको? बेटा X की कैपेसिटेंस C और Y की कैपेसिटेंस, तो CY की जगह मैंने लिखा है 3C। बेटा V कैंसिल कर दूं तो क्या इक्वेशन बनेगी? CV इज इक्वल टू 4C, VX लिखें या VY लिखें एक ही बात है, क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम। V इज इक्वल टू VX और VY बराबर थे, दोनों का वोल्टेज कितना आ रहा है? V/4 आ रहा है। VX इज इक्वल टू V/4 और VX VY दोनों का सेम ही होगा, तो वो आ रहा है V/4। और ये जो चीज आ गई है, ये आया है दोनों का फाइनल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल वाला जो कॉलम है उसमें आपने क्या लिखना है? V/4 और V/4 लिखना है, ठीक है। अब आप दूसरी वाली वर्किंग पे आ जाते हैं। QX इज इक्वल टू CXVX, CX C था और BX है V/4, तो QX हो जाएगा CV/4। QY का फॉर्मूला क्या था? CY/VY था। Q किसके बराबर है? QT था CV ना, QT किसके बराबर था? यहाँ पे भी हमने लिखा था QT की जगह CV। तो इस QT CV को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ? Q लिख सकता हूँ। what was Q? Q was the total charge। उसको हम क्या लिख सकते हैं? QX is equal to Q/4। QY होगा CY into VY। कितना था CY इसका? 3C। और VY की जगह क्या आ जाएगा? V/4। और इसमें भी अगर हम CV को हटा दें तो CV की जगह क्या लिख सकते हैं? Q लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 3Q/4। तो ये है Q/4, 3Q/4। और ये अब आप कॉलम्स में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें जो हमने निकाली है। ये चार एक्सप्रेशन हमने पीछे वर्किंग करके डिराइव किए हैं। State whether the total energy stored in the two capacitors is less than, same or greater than। लेस होगी क्योंकि कुछ एनर्जी कहाँ जाएगी? कुछ एनर्जी वायर्स वगैरह में भी यूज होगी, और उसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रूव करने के लिए की है, आपकी मर्जी आप करें या ना करें। वरना तो एक एक मार्क का ही सवाल है, तो हमने सिंपली लिखना है न्यू एनर्जी इज 1/4 टाइम्स ई। या सिंपल आप लिख सकते हैं। स्टेट बोल रहा है तो मैंने लिखा है लेसर देन इनिशियल। बेटा टोटल एनर्जी निकालने, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ CV स्क्वायर था ना। हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर करो तो एनर्जी आ रही है कितनी? CV स्क्वायर अपॉन 8 आ रही, ठीक है। और ये अगर मैं कंपेयर करूं तो इनिशियल वाले का ये कितना है? टोटल का क्वार्टर है। ये करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कुछ पूछा नहीं है उन्होंने, लेकिन ये पूछ सकते हैं। वो इतने हैं थोड़े जरा, वो क्या नाम है उसका, डेंजरस एक्सप्रेशंस वो बनवाते हैं हर एक पेपर में। ये वाला पेपर जिस तरह एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन था इसमें, तो ये भी प्रूफ करने के लिए पूछ सकते थे आपसे कि बताएं कितनी होगी, और वो शो करके बताएं। और अगर ये होता तो ये तकरीबन 3 मार्क का तो हो जाता था सवाल। जी बेटा, ये सारी वर्किंग आप लोग कर लीजिएगा।
जरूर। और इस तरह का क्वेश्चन पहले भी, ये जो हमने किया है, ये सारा काम ये पहले पेपर्स में भी आ चुका है। तो जब आप ईयरली की बुक कंप्लीट करेंगे तो आपको सेम वर्किंग, सेम तरह के क्वेश्चंस पीछे भी मिलेंगे। ये नया क्वेश्चन नहीं है, ये पहले आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएं, मुझे बताएं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ साइकिल्स हो सकता है किसकी? ऑल्टरनेटिंग करंट की पर यूनिट टाइम। सबरीना इक्वेशन सुनाओ, ऑल्टरनेटिंग करंट वाली क्या थी? आई इज इक्वल टू आई नॉट, सुनाओ। साइन है, अपनी नहीं बनानी है। सर ये वो एल वाली एक थी ना साइन कॉस वाली है ठीक है सुनाओ क्या थी? T is equals to V naught sin T upon CR. बेटा वो कैपेसिटेंस में थी, ऑल्टरनेटिंग करंट की नोट सही से याद थे। आई नॉट कितना है? So 3.5। ओमेगा कितना है? 45। रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है? 680। ये सारा हमारे पास डेटा है। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं ओमेगा में से? ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, और ये हो गया 40 पाई, तो टी हो जाएगा 2 अपॉन 40। 2 अपॉन 40 से हमारा आंसर आ रहा है 0.05 विच इज 50 मिली सेकेंड। ये हमें शो करना था। एक और प्रॉब्लम की पावर टाइम तो थर्ड एनर्जी एक और प्रॉब्लम P2T यहां तक हो गया। देन बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनाना है। पीक वैल्यू कितनी है? 3.5 पीक वैल्यू है। और टाइम पीरियड कितना है? तो ये दो चीजें दिमाग में रखते हुए हमने ग्राफ बनाना है। यही वेव बनेगी। सर ग्राफ कैसे बनाएं? दोबारा से सुन लें। टाइम पीरियड कितना है सबरीना, और पीक वैल्यू कितनी है? ये दो चीजें दिमाग में रखते हुए, सबको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनेगा कैसे, शक्ल तो सबको पता है। हमें सिर्फ वैल्यूज का ख्याल रखना है। ये कितनी वैल्यू है? 3.5, ठीक है। और कितने टाइम पीरियड पे बनाया हमने? 50 में। ये कितनी वेव है? एक। और बनानी कहां तक है? तो कितनी बन जाएंगी? सेम आगे बन जाएगी। तो कितने मार्क्स मिल रहे हैं इसके? 3 मार्क्स, ठीक है। मार्क्स बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को, हाँ बिलाल ने चेक किया था 1 मार्क्स। ग्राफ बनाने से पहले ना, पहले डॉट्स बनाइएगा आप लोग, ठीक है। पहले आप पॉइंट्स मार्क करेंगे कि कहां कहां से वेव ने पास करना है, के बाद ग्राफ बनेगा। Manual angular speed है omega, angular speed is equal to एंगल के 3 नाम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी। बेटा डिटरमिन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब बताओ फॉर्मूला बोलो तुम्हारा पसंदीदा। आई इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन रूट 2। एक फॉर्मूला ही
ये वाला नहीं फॉल्स का भी हुआ और टाइम का रेस्ट हो टाइम का ये एक्टिविटी कर रहा है ये है हाँ है ना RMS है ना रूट बी और स्पीड स्पीड इज पर स्पीड की अगर और यहाँ पे देखो तीन तो मैं इस्तेमाल आ रहा है ये रूट बी इज पर आई बी ये बी कितना आ रहा है? आई नॉट था 3.5 डिवाइड बाय रूट 2 कितना हो गया? 2.5 आ गया. Use data from B, including your answer in B part 3 to show by calculation that the mean power in the 680 ohm resistor is half of the peak power. दो पावर निकालें. एक पीक पावर किससे निकलेगी? वो 3.5 से निकलेगी. और मीन पावर किससे निकलेगी? वो 2.5 से निकलेगी. और दोनों एक दूसरे का क्या होंगे? हाफ होंगे. सो पीक वाले से कितनी आ रही है? पावर का फॉर्मूला सबको आता होगा, आई स्क्वायर आर. पीक पावर में पीक करंट कितना लेंगे अब्दुल्ला? और मीन पावर के लिए दो काम कर सकते हैं, या तो आप ये फॉर्मूला लगा लें या फिर आप आई आर एम एस स्क्वायर इंटू 4 आर. अगर कोई स्टूडेंट ये फॉर्मूला लगाएगा तो आई नॉट कितना रखेगा? 3.5. मैंने आई आर एम एस का स्क्वायर किया, मतलब मैंने 2.5 का स्क्वायर इंटू 680 किया. कितना आ रहा है? और इन दोनों को अब आप कंपेयर कर लें तो ये एक दूसरे का कितना बन रहा है? हाफ बन. फोर 4170 इंटू 2 करें तो 8340 बनता है. ये क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, राउंडेड ऑफ वैल्यू है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा. यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट पे जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैक्यूम आर accelerated from rest through a potential difference V to form a beam. The electrons each have mass m and charge q. The beam is incident on a graphite crystal that acts as a diffraction grating. After passing through the crystal, the beam reaches a fluorescent screen. An interference pattern is observed on this screen. Explain what this observation shows about the nature of electrons. हाँ, क्या था वो? इलेक्ट्रॉन्स क्या शो कर रहे थे? इससे हमें ये पता चला था कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी नेचर है? वेव नेचर. wave particle बोला wave वही तो है इसका वही है सर कंसेप्टिव और डिस्ट्रक्टिव बने थे इसके वजह से वेव पैटर्न नहीं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने. सबरीना, तुम्हारा आंसर सही होने के बावजूद सही नहीं है. मेरी बात समझ लो और एक बात पे गौर करो. इसका आंसर अगर तुमने लिखा ना वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, वो आंसर नहीं हो. आपको पूरा बता, आप तो हेडिंग बता रही हो उसकी. हमें पता क्या चला था? वेव पार्टिकल ड्युअलिटी नहीं, हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि पार्टिकल्स हैं दे हैव वेव नेचर. और फिर पूरा एलैबोरेट करो कि पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीम से पास होने के बाद स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रही है, वेव नेचर शो कर रही है, डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रही है. फिर हमने बताया था कि वेवलेंथ और गैप विड्थ इक्वल, एटॉमिक सेपरेशन के बारे में वो तमाम बातें बता. ये लाइट है यस, लाइट होती है तो पार्टिकल है कि वेव है. लाइट के पास दोनों नेचर्स हैं, यही तो पढ़ा हमने चैप्टर में. पार्टिकल वेव पार्टिकल ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन. एग्जांपल लेंस में ही पड़ा है और उसके पीछे स्क्रीन है, उसके ऊपर लाइट का इंसिडेंट पीछे कितना है मतलब वो इसका शेड. इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन. के पीछे शेड बनना चाहिए. मतलब क्या वही मतलब वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको पेनिट्रेशन आप क्या है नहीं था उसका वो देखो
इलेक्ट्रॉन्स बोले कब ये लाइट दे रही लाइट जल्दी जल्दी हाँ ठीक है, जा रही है तो लाइट रिफ्लेक्ट भी तो हो रही है कब से। अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो नजर कैसे आती, कब नजर नहीं आता तो। बहुत सारी बेटा क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी एनर्जी आ रही है, काइनेटिक। किसकी वजह से आ रही है, इलेक्ट्रिक की वजह से। तो मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताएं, ऐसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताएं, हाफ एम पी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का बताएं बेटा, वो होता है वी क्यू। और ये आपको हिंट भी दी हुई है वी क्यू एम वगैरह, तो आप उसी में से सिंबल्स के हिसाब से सोचेंगे। वैसे पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है के क्यू क्यू अपॉन आर। लेकिन देखिए यहाँ लिखा हुआ नहीं है ना, आर के बारे में कोई बात है ना कुछ है। तो अब आप मुझे ये बोलेंगे कि सर वो भी तो फॉर्मूला है, तो मैंने आपको हमेशा क्या बताया, फॉर्मूला वो यूज होगा जिसके बारे में क्वेश्चन में बात हो रही है। तो एक ही जो है वो फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीपल फॉर्मूला हो सकते हैं, लेकिन हम यूज कौन सा करते हैं, जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी पर क्वेश्चन बेस कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे बताएं कि आप हाफ एम बी स्क्वायर से मोमेंटम कैसे बनाएंगे। मोमेंटम किसे कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सही है। बी होता है पी अपॉन एम। तो मैं बी स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, बेटा सबरीना, So, वी स्क्वायर की जगह क्या आ गया, वी स्क्वायर की जगह आ गया पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, सही है। और हमें पी को सब्जेक्ट बनाना है, तो इक्वेशन क्या बन रही है, रूट टू एम वी क्यू बन रही है, सही है। ये वाला जो v है ये स्पीड है, दूसरा वाला v वोल्टेज है, तो इनको कैंसिल नहीं करेंगे। एक छोटा वाला v है और एक बड़ा वाला v है, याद कर लिया। नेक्स्ट, the potential difference through which the electrons are accelerated is now increased to a greater value। बेटा अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा तो मोमेंटम बढ़ेगा कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा। v बढ़ाएंगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, सही है। तो describe and explain the effect of this change on the interference pattern। इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और उनमें जो सर्कल के बिटवीन सेपरेशन होती है ना, उसको वेवलेंथ कहते हैं। मोमेंटम का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन, इनवर्स है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ हो जाएगी कम। इसकी वजह से जो रिंग्स हैं वो करीब करीब हो जाए। मैं आपके लिए वेव पैटर्न बना देता हूं नीचे, ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि हमने नोट्स में भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स याद आ रहे हैं आप लोगों को, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स याद आ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बनाए थे। इनमें इन लाइंस को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं वेव फ्रंट्स। क्या कहते हैं इनको, और वेव फ्रंट्स के बिटवीन जो गैप होता है इसको कहते हैं वेव लेंथ। तो मोमेंटम बढ़ रहा है, मोमेंटम का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, तो ये गैप्स, ये जो रिंग्स हैं क्या हो जाएंगे, ये करीब करीब हो जाएंगे। सेपरेशन बिटवीन रिंग्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी।
डन। देन बेटा मोमेंटम का इसके इसके साथ क्या रिलेशन है, पी का लैम्डा के साथ इनवर्स, लेकिन पी का 1/लैम्डा के साथ क्या रिलेशन है? तो मैं कैसी लाइन बनाऊं? अगर ये पी और लैम्डा का ग्राफ होता तो कैसा होता? एक्सपोनेंशियल होता, इनवर्स का ग्राफ बनता। स्टेट द नेम ऑफ द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेडियंट बेटा पी। हाँ वेरी गुड, क्या नाम है इसका? प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम। जिसको नोट्स याद होंगे उसको तकरीबन हर सवाल में से ज्यादातर क्वेश्चंस आप इजीली आंसर कर सकते होंगे रिलेट कर, नोट्स याद होना चाहिए। याद हो गया? रैंडम प्रोसेस का क्या मतलब होता है? व्हाई इज रेडियो एक्टिव डिके रैंडम? वी कैन नॉट प्रेडिक्ट which nucleus will decay when and in which direction। ठीक है, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कौन सा न्यूक्लियस कब डिके करेगा और किस डायरेक्शन में डिके करेगा। सर वो सीरीज के नाम है क्या? सर सीरीज के नाम दैट इज मैं तो पेपर लिखने नहीं गया, मेरे नाम पे पढ़ नहीं गया। अगर चाहिए अगर मुझे कुछ हुआ तो सारी इसकी डिमांड कर सकते अरे हाँ तो सर ने करा है। और बेटा स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? वेरी गुड, किसी भी किस्म का फिजिकल या केमिकल रिएक्शन रेडियो एक्टिव डिके को अफेक्ट नहीं कर सकता। State one piece of evidence for the random reason। कैसे पता चलता है कि रेडिएशन रैंडम है? अगर हम जीएम ट्यूब को किसी भी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे ना, हर तरफ रेडिएशन मिल रही है। सोर्स बार बार वैल्यूज भी फ्लक्चुएट करेंगे, तो ये दोनों रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, क्या दो बातें लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर? रैंडम नेचर से क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास एक सोर्स है तो वो एक डायरेक्शन में रेडिएट करेगी या हर डायरेक्शन में रेडिएट करेगी। तो हम जब जीएम ट्यूब उसके अराउंड हर डायरेक्शन में घुमाएंगे, हर तरफ रीडिंग मिल रही होगी। तो ये एक ये बात है। दूसरी बात ये बताई जुनैद ने, क्या बताई जुनैद? कि जब हम जीएम ट्यूब रखते हैं सामने सोर्स के तो रेडिएशन की जो वैल्यूज है ना, रीडिंग्स, वो फ्लक्चुएट कर रही है। मतलब वो बढ़ भी नहीं होंगी और कम भी हो रही होंगी। इससे हमें पता चलता है कि रेडिएशन जो है ना वो रैंडम डायरेक्शन में एमिट हो रही है। काउंट रेट फ्लक्चुएट्स या काउंट रेट इज नॉट कांस्टेंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिजन और फ्यूजन का डिफरेंस आता है, पता है? Small nucleus period हो गया। विजन हो गया स्मॉल लार्ज Fission में smaller नहीं, larger to smaller का मतलब विजन होता है उसमें fusion में smaller to larger होता है सर, और fission में larger to smaller। फिजन में एक हैवी न्यूक्लियस टूटकर जो है वो दो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, जिसकी एग्जांपल है यूरेनियम स्प्लिट्स इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन। और फ्यूजन में दो छोटे न्यूक्लियस जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस जैसे हीलियम बनाते हैं। फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए होता है। फिजन के प्रोडक्ट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। सब कुछ हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है। Fusion के नहीं होते रेडियो। फ्यूजन का प्रोडक्ट हीलियम, हीलियम इज नॉट रेडियो एक्टिव। और यूरेनियम का जो प्रोडक्ट है फिजन का वो है बेरियम एंड क्रिप्टॉन, वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, Fusion
Gravitational force related to mass is क्या थोड़ा GMM or not square. I mean ये bigger than the smaller number is same. Combined with the data. चलो कंफ्यूज हो रहा हूँ आपसे भी बेटा मेरी साथ फॉर्मूले बना लेना थोड़ा करके मैं ट्राई इस वाले सिर्फ हमारे हाथ में भी सब नहीं बनता ड्राउन करो तो ट्राई करें मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसमें से करो लेकिन अगर कर रहे हो तो फिर क्या करना साथ साथ नोट्स में तो देख सकते हो जो चीज डिफरेंट है उससे कंपेयर कर बेटा यहाँ तक हो गया नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विद न्यूक्लियॉन नंबर ग्राफ याद आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और न्यूक्लियॉन नंबर का ग्राफ एबीसी वाला आयरन वाला 56 26 वो ग्राफ बनाना है और बनाकर उसी से हमने क्या बताना है व्हाई द प्रोसेसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन बोथ रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ एनर्जी क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल होता है या नहीं होता दोनों का ही जो प्रोडक्ट है वो बी की तरफ मूव करने की कोशिश करता है ठीक है ए वाले जो तो वो ड्रॉप नहीं होता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीज होती है सिर्फ बीच में एक ड्रॉप आ जाए होता है लाइन होती है उसमें ठीक है तो वो मर्जी आप ऐसी बना लें या दोनों तरह से बन सकता है लेकिन जिस तरह ग्राफ में था वैसे वही है ए वाले जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो फ्यूजन रिएक्शन करा के बी की तरफ मूव करते हैं और अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीज करते हैं और जो सी वाले न्यूक्लियॉन्स हैं वो फिजन रिएक्शन करवा के बी की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं मतलब अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं दोनों में एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी तो रिलीज होगी और दूसरी एनर्जी को हम यूज करते हैं आगे मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ठीक है यहाँ पर आपका एक पेपर हो गया एंड नवंबर 2024 पेपर 4 वेरिएंट 2 अच्छा मैं आप लोगों को 2020 के पेपर्स कराऊं 2020 वाले पेपर्स शुरू के जो है नवंबर के और सारे जो रिकॉर्डिंग्स में नहीं है वो मैं आप लोगों को कराऊंगा जी अगले महीने से बात नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ में भी यही होगा पेपर्स भी होंगे हाँ इसी तरह से होगा जिस तरह भी चल रहा है ठीक है अल्लाह हाफिज अगले महीने तक मैच में हो जाऊं फिर आप साथ पांच बजे ऐसा कुछ समझ आया तुम्हें